हेलो देयर वाचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। क्लाइमेट चैप्टर पे सेकंड ट्यूटोरियल है। पिछले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, एटमॉस्फेरिक मतलब एटमॉस्फेयर क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है, और वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट्स लगभग हमने देखे थे कि सेम होते हैं, कि टेम्परेचर है, प्रेसिपिटेशन है, ह्यूमिडिटी है, विंड सिस्टम किस प्रकार का है, विंड डायरेक्शन एट्सेट्रा, ये हमने देखा था। और सीजन्स कैसे मतलब ईयर का डिवीज़न होता है, किस प्रकार से रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ का भी उसमें रोल है। और हमने इंडिया की जो क्लाइमेट है मानसून टाइप, ये सब हमने पढ़ा था और मानसून का मीनिंग भी हमने देखा था। लेकिन क्लाइमेट को और भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इम्पेक्ट करते हैं। देयर आर अदर फैक्टर्स हु हैव देयर रोल इन अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ एनी रीजन। तो वो हमको पढ़ना है, ठीक है। तो वो टॉपिक हम उठाते हैं और शुरू करते हैं। सो लेट्स एंटर इनटू द ट्यूटोरियल। क्लाइमेटिक कंट्रोल्स मतलब क्लाइमेट पर इम्पैक्ट डालने वाले, क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर 6 मेजर कंट्रोल्स की बात की गई है जिनसे क्लाइमेट पर असर पड़ता है। तो वो है लेटीट्यूड मतलब अक्षांश, अक्षांश रेखाएं। एल्टीट्यूड मतलब कि ऊंचाई, सरफेस पर, पृथ्वी पर आप खड़े हैं तो आप हायर जाते हैं तो एल्टीट्यूड बनता है। प्रेशर एंड विंड सिस्टम मतलब हवा जो एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है और विंड सिस्टम किस प्रकार का है। वो जितना होगा बुक में दिया गया हम उतना ही पढ़ेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम द सी तो वो प्लेस सी से नज़दीक है, सी से कितनी दूर है उस पर असर पड़ता है, जो कॉन्टिनेंटलिटी कहते हैं। मैंने पिछली ट्यूटोरियल में कुछ इस पर बात की भी थी। ओशन करेंट्स का भी असर पड़ता है और रिलीफ फीचर्स का भी असर पड़ता है क्लाइमेट पर। इन सब कंट्रोल का अपना अपना रोल है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, आप जानते हैं कि अर्थ जो है वो कर्व्ड है। कर्व्ड का मतलब ये है कि सीधी लाइन में नहीं है बल्कि ऐसे घूमी हुई है, बेंड है अर्थ में। तो उसकी वजह से, कर्व की वजह से क्या होता है कि जो सोलर रेडिएशन है यानी जो किरणें हैं सूर्य की, वो रिसीव्ड वेरीज मतलब एक जैसी नहीं रहती। वेरी का मतलब होता है कि चेंज, बदलना। तो एक जैसी रिसीव नहीं होती हैं हर लैटिट्यूड पे, ठीक है। यानी लैटिट्यूड से लैटिट्यूड पे आप जाओगे तो आपको टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलेगा। सिर्फ लैटिट्यूड बदलने पर ही टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। उसका अर्थ है सोलर रेडिएशन का एक तरह से हर लैटिट्यूड पे ना होना, वो अभी हम देखेंगे। एज ए रिजल्ट द एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेस। तो लैटिट्यूड का क्या असर होता है? लैटिट्यूड का ये असर होता है कि आप जब एक लैटिट्यूड से दूसरी लैटिट्यूड पे जाते हो, इक्वेटर से दूर जाते हो, तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है। फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स, इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हो। एज वन गोज फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, और अगर आप हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हो, मान लीजिए आप यहाँ हो, उसके बाद पहाड़ पे आप चढ़ रहे हो, तो आप हायर एल्टीट्यूड पे जाओगे तो भी आपको टेम्परेचर में डिक्रीज देखने को मिलेगा। उसकी वजह ये है कि जो एटमॉस्फेयर है वो लेस डेंस होता चला जाता है। अब देखिए, मान लीजिए एयर है, तो एयर अगर प्रेशर है काफ़ी तो क्या होगा कि उसके मॉलिक्यूल जो है एयर पार्टिकल्स नज़दीक नज़दीक होंगे तो कोई चीज़ कॉम्पैक्ट होगी। लेकिन जब एयर गर्म होगी, ऊपर उठेगी, तो उसके मॉलिक्यूल्स फैल जाते हैं, तो एयर लेस डेंस हो जाती है, उसकी डेंसिटी कम होती है, वो लेस कॉम्पैक्ट होती है, फैलती है। तो इसी प्रकार से ऐसा है कि जब आप एल्टीट्यूड पर, हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हो तो टेम्परेचर कम होता चला जाता है। तो टेम्परेचर कम होने की 2 वजह, लैटिट्यूड चेंज करते हो तो, और एल्टीट्यूड चेंज करते हो तो। टेम्परेचर यही वजह है कि जो समर में जब आप हिल स्टेशन क्यों जाते हैं? हिल स्टेशन इसीलिए जाते हैं कि समर में वहाँ पर कूलर एटमॉस्फेयर होता है, बिकॉज हिल स्टेशंस हायर एल्टीट्यूड्स पे होते हैं। तो इसको हम डायग्राम देखते हैं। देखिए, डायग्राम देखकर आप समझ गए होंगे कि ये जो इस तरह की जो लाइनें हैं ये हैं लैटिट्यूड्स, ओके, लेटी हुई एक प्रकार से आप समझ जाइए कि ये रेखाएं हैं। और ये हैं आपकी जो है लॉन्गिट्यूड्स। तो लॉन्गिट्यूड का तो जिक्र ही नहीं किया गया है। उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि लॉन्गिट्यूड्स जो है ना वो जनरली टाइम जोन निर्धारित करने में, और इन्हें देशांतर रेखा कहा जाता है, और ये लोकेशन किसी प्लेस की उसमें मदद करती है। इनका रोल बस इतना ही है, इसीलिए इनको खींचा गया है। लैटिट्यूड्स क्या होती हैं? एक तो सबसे बड़ी होती है जो 0 डिग्री हो गई,
0 डिग्री से आप अगर पोल की तरफ बढ़ते हो ऐसे, तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा, इधर भी उधर भी। यही वजह है कि टेम्परेचर पोलर एरिया में जाने के बाद एकदम माइनस में काफ़ी मतलब नीचे चला जाता है टेम्परेचर। तो पहली चीज़ जो बुक में लिखी गई क्लियर हो गया कि हम इक्वेटर से जब हायर लैटिट्यूड्स पे जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इक्वेटर से पोल की तरफ जब हम जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर आप सरफेस से किसी एल्टीट्यूड पे जाते हो, पृथ्वी की सरफेस से एल्टीट्यूड पे जाते हो, चढ़ाई करते हो कहीं पर्वत वगैरह पे, तो भी टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो लैटिट्यूड भी क्लियर हो गया आपको, एल्टीट्यूड भी क्लियर हो गया, और यहाँ ये भी बताया गया है कि जो एटमॉस्फेयर है वो लेस डेंस होना शुरू हो जाता है, यानी कि प्रेशर कम हो जाना। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना वो ऊंचाई के साथ साथ कम होने लगता है, टेम्परेचर भी कम होने लगता है। टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ डिक्रीज विद एल्टीट्यूड। अब देखिए दूसरा जो डायग्राम हो यही बता रहा है आपको कि देखिए ये जो रीजन है इतना रीजन, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए जो कलर है ट्रॉपिकल क्लाइमेट यहाँ पर देखने को मिल रही है। थोड़ा सा ऊपर गए तो आपको टेम्परेट, यानी ये टेम्परेट देखने को मिल रहा है आपको। फिर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको पोलर क्लाइमेट देखने को मिलेगी, यानी आप एल्टीट्यूड का असर पड़ रहा है। जैसे जैसे हम पोल की तरफ जा रहे हैं क्लाइमेट ठंडी होती चली जा रही है, टेम्परेचर गिरता चला जा रहा है। तो आपको क्लियर हो गया लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड का। मतलब द इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड इज दैट कि एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल द टेम्परेचर गोज ऑन डिक्रीजिंग। द सेम हैपन्स व्हेन वी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ वी गो टू हायर एल्टीट्यूड्स, टेम्परेचर डिक्रीजेज and pressure also decreases with higher altitudes. That is, atmosphere becomes less dense. Density of atmosphere decreases. Density of atmosphere पे या dense में थोड़ा सा मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए कोई आदमी यहाँ पे है, कोई आदमी थोड़ा सा ऊंचाई पे है, पर्वत पे है कहीं पे, यानी A and B, तो बताइए किसको प्रेशर ज़्यादा महसूस होगा? आप कहेंगे सर अभी आपने बताया था कि हायर एल्टीट्यूड पे जो है उसको प्रेशर कम महसूस होगा और जो लोअर एल्टीट्यूड्स पे है उसको प्रेशर ज़्यादा महसूस होगा। उसकी वजह आप जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रेशर क्या होता है? वेट ऑफ द एयर। मतलब आप ऐसे मान लीजिए स्प्रिंग है, ठीक है, आप उसे दाबते हो तो दबती है, जब हल्का हल्का छोड़ते हो तो फिर ऊपर उठती है। तो अब आप जो प्रेशर दे रहे हो उसको दाब रहे हो तो वेट एक बनता है इसके ऊपर, तो एयर का वेट ही उसका प्रेशर है। तो एयर ऊपर से हम पे प्रेशर डालती है और हम पे बहुत प्रेशर रहता है। मैंने पिछले ट्यूटोरियल में आपको बताया था, लेकिन सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर हम भी एक्सर्ट कर देते हैं, बॉडी भी एक्सर्ट करती है। और कुछ ग्रेविटेशनल पुल के कारण भी ये प्रेशर बनता है, मतलब पृथ्वी भी खींच रही है, ऊपर से ये भी दाब दे रहा है, तो प्रेशर बढ़ता है। इसलिए जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड पे ऊंचाई पे जाने लगते हैं तो एक तो ग्रेविटेशनल पुल कम होता चला जाता है, उसकी वजह से भी प्रेशर कम होता है। और दूसरी चीज़ है कि अमाउंट ऑफ प्रेशर हमें कम झेलना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि ये है एक आदमी और ये है एक आदमी थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, ये ए यहाँ पे है और ऊंचाई पे जाके बी है, ठीक है, ये सरफेस है और ये आपका पहाड़ का इलाका हो गया। तो अब यहाँ से एयर प्रेशर आपका बन रहा है, ठीक है, मतलब ये। तो अब इसके ऊपर जो प्रेशर आएगा उसका कॉलम ऐसे बनेगा। प्रेशर जो है वो मिलीबार या पास्कल यूनिट्स में नापा जाता है, तो कॉलम में नापा जाता है पर यूनिट एरिया कितना वेट बन रहा है एयर का वो। तो अब ये यहाँ पे है तो इसे इतना पूरा प्रेशर झेलना पड़ रहा है। ऊंचाई पे ऐसी कॉलम बनेगा, ठीक है, नीचे, लेकिन ये व्यक्ति यहाँ पे है तो इसको प्रेशर इतना झेलना पड़ रहा है। तो ही इज एक्सपीरियंसिंग लेस अमाउंट ऑफ प्रेशर, ही इज एक्सपीरियंसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेशर कंपेरेटिवली। तो प्रेशर इस वजह से भी यहाँ पे कम हो रहा है। और जब इक्वेटर से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं क्यों असर पड़ता है? क्योंकि देखिए ये डायग्राम मैं आपको दिखाना भूल गया था कि कर्वेचर ऑफ द अर्थ की वजह से जो है इधर इक्वेटोरियल रीजन में, यानी कि 0 डिग्री के ऊपर और इधर थोड़ा सा आप 10 डिग्री या 5 डिग्री ले सकते हैं, जो अर्थ की जो सनरेज हैं वो सीधी पड़ती हैं, मतलब लेस अमाउंट ऑफ डिस्टेंस उन्हें मतलब कवर करना पड़ता है, दूरी भी कम रहती है, सीधी पड़ती हैं किरणें। लेकिन जैसे जैसे कर्वेचर की वजह से ये जो रेज़ हैं ये स्लैंट होती चली जाती हैं, तो इन्हें एक तो डिस्टेंस देखिए, ये मान लेते हैं कि इतनी चौड़ाई इसकी भी है, इतनी चौड़ाई इसकी भी है, लेकिन जब ये पृथ्वी पर पड़ती है देखिए कितना ज़्यादा एरिया उसको कवर करना पड़ रहा है, यहाँ पे और ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ रहा है। तो ये जो सोलर रेडिएशन है फैल जाता है, फोकस्ड नहीं है उतना। और देखिए यहाँ लिखा भी गया है कि लगभग पोल पर जो सोलर रेडिएशन मिलता है उससे कहीं ज़्यादा 2.5 गुना एनर्जी इधर इक्वेटर पे मिल जाती है। तो यहाँ पर थर्मल पावर ज़्यादा होगी,
यहाँ पे थर्मल पावर लेस होगी। इसलिए से थर्मल पावर यानी थर्मल फैक्टर की वजह से यहाँ पे सोलर रेडिएशन की वजह से यहाँ पर विंड सिस्टम डिफरेंट होगा, यहाँ पर विंड सिस्टम डिफरेंट होगा। तो सोलर रेडिएशन की वजह से जब आप इक्वेटर यहाँ पे से ऊपर मूव करते हो तो सोलर रेडिएशन कम मिलता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर एयर का यानी एयर की जो गर्म एयर वो ठंडी होती चली जाती है और उसी हिसाब से इलाके भी ठंडे होते चले जाते हैं। इसके बाद दूसरा है प्रेशर एंड विंड। इनका बहुत बड़ा रोल है। तो ये कैसे असर डालते हैं? प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। तो कैसा प्रेशर हमें देखने को मिलेगा और कैसा विंड सिस्टम देखने को मिलेगा, मतलब what type of pressure we get and what type of wind system runs there, it depends on latitude and altitude। मतलब किस लैटिट्यूड पर है और कितनी ऊंचाई पर है, इससे डिसाइड होगा कि वहाँ का विंड सिस्टम कैसा होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा होगा। दस इट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर रेनफॉल, जिसकी वजह से टेम्परेचर और रेनफॉल के पैटर्न पर असर पड़ता है। देखिए, ये हम जब इंडिया के मानसून को स्टडी करेंगे, उसके क्लाइमेटिक फैक्टर्स को स्टडी करेंगे, तो वहाँ हमको स्टडी करना है ना। जैसे प्रेशर एंड विंड सिस्टम दिया गया है तो वहाँ हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आप जानते हैं कि जो एयर है, ठीक है ना, और जो विंड है, इनमें डिफरेंस ये होता है कि एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। मतलब एयर जब मूव करती है, मतलब अपनी प्लेस से मूव करती है, डिस्प्लेस होती है, तो वो विंड बनती है। इसकी वजह क्या है? प्रेशर डिफरेंसेस। मतलब प्रेशर जो है वो किन्हीं दो जगह के सेम नहीं है, जिसकी वजह से विंड का मूवमेंट होता है। अब विंड का मूवमेंट शॉर्ट में आप जानते भी होंगे, वो इसको रिपीट करने की बार बार आपको लगता होगा कि इसमें कौन सी नई चीज़ है। कि प्रेशर टेम्परेचर, मान लीजिए टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है, ठीक है, और यहाँ पे लो टेम्परेचर है, LT फॉर लो टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है? अच्छा, टेम्परेचर किसका होगा? एयर का होगा। तो जो ऊपर एयर होती है वो ऊपर उठना शुरू हो जाती है, ठीक है। ऊपर उठने का मतलब होता है इट राइजेज अप। एक कन्वेक्शन के थ्रू ऐसा होता है, मतलब जब एयर वाटर आप रख दीजिए, है ना, पानी उबलने के लिए, तो ऊपर देखिए भाप इस तरह से मूव करती है, तो कन्वेक्शन करेंट्स होती हैं वो, है ना। लेकिन आगे जाके फिर वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं अगर आप उसको ना भी ढकिए तो फिर वो नीचे डिसेंड करना शुरू हो जाती है। तो एक कन्वेक्शन करंट के जरिए एयर राइज करती है, उसके मॉलिक्यूल्स फैल जाते हैं, एयर लेस डेंस हो जाती है, एक्सपेंड करती है, ऊपर जाती है। और आप जानते हैं कि वैक्यूम नहीं रहता। अगर एयर जाएगी तो जो स्पेस यहाँ पे खाली हुआ है उसको लेने के लिए एयर दोबारा यहाँ पर कहीं ना कहीं आसपास से आएगी। तो जो प्लेस यहाँ पे खाली हुई है, यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है। भाई, जब एयर थी यहाँ पर तो एयर का दबाव था, जब एयर ऊपर उठ गई तो नीचे खाली हो गया, तो एयर ऊपर उठ रही है तो नीचे का जो प्रेशर है वो कम हो रहा है। आपके ऊपर मान लीजिए एक 50 किलो की बोरी लादी हुई है, अब कोई ऊपर उठा देगा तो आपके ऊपर से प्रेशर कम हुआ कि नहीं हुआ? इसी प्रकार जब एयर ऊपर उठ जाती है तो प्रेशर कम हो जाता है। जब प्रेशर कम हो जाता है तो आसपास की जो ठंडी हवा होती है वो आती है। तो यहाँ पे हॉट टेम्परेचर है तो यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, जो मैंने आपको बताया कैसे प्रेशर बनता है। जब लो प्रेशर बनेगा तो जहाँ पे लो टेम्परेचर है वहाँ पे हमेशा हाई प्रेशर रहता है। मतलब उल्टा संबंध है, इनडायरेक्ट रिलेशन यहाँ पर है कि हाई टेम्परेचर तो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर तो हाई प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे हवाएं ठंडी होती हैं। ठंडी हवाएं नीचे बैठती हैं, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, कॉम्पैक्ट होती हैं, वो डिसेंड करती हैं। मतलब जो भी हवाएं नीचे की तरफ आ रही हैं, बैठ रही हैं, वो हमेशा हाई प्रेशर क्रिएट करती हैं। जो हवाएं ऊपर उठ रही हैं, राइज कर रही हैं, वो हमेशा लो प्रेशर क्रिएट करती हैं। तो ये जो जगह खाली हुई है ना, यहाँ से भागकर हवा यहाँ पे आएगी। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसे बिल्कुल नहीं भूलना है। यहाँ पे एयर थी, ठीक है, यहाँ पे एयर थी, लेकिन जैसी प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर डिफरेंस देखने को मिला, तुरंत एयर मूव करना शुरू कर देती है। अब मूव हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर मूव करती है। यही है विंड, इसी को विंड कहते हैं। और ये जो मैंने डायग्राम आपको बगल में दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ कि वास्तव में ये जो फिनोमिना है विंड का, ऊपर कहाँ तक उठती है, सिर्फ ये आप 12-13 किलोमीटर तक की आप कह सकते हैं, इतनी ऊंचाई तक उठती है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट हो जाता है, और ये ट्रोपोपॉज है। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच की जो बाउंड्री है वो ट्रोपोपॉज होती है। यहाँ तक एयर जाती है, फिर उसके बाद उसे नीचे उतरना ही उतरना है। हर एयर इतनी ऊंचाई तक नहीं जाती है कि 12-13 किलोमीटर तक ऊंचाई तक जाएगी, पर एयर जो जाएगी भी वो यहाँ उतरने के लिए फिर मजबूर हो जाएगी। राइजिंग एयर का जो टेम्परेचर होता है ज़्यादा होता है,
और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है फिर वो ऐसे करके डिसेंड होना शुरू हो जाती है। डिसेंडिंग एयर हाई प्रेशर पे डिसेंड करती है, डिसेंड करते हाई प्रेशर बनाती है, और राइजिंग एयर हमेशा यहाँ पे लो प्रेशर बनाती है। अब देखिए स्ट्रेटोस्फेयर में यहाँ पे एयर की वजह से कोई भी डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिल रहा है, तो एरोप्लेन्स वगैरह के लिए फ्लाई करने के लिए बहुत अच्छा रहता है ये स्ट्रेटोस्फेयर। अच्छा, एयर में क्या होता है, एयर में गैसेस शामिल होती हैं, और जो डस्ट पार्टिकल शामिल होते हैं, वाटर वेपर्स ये भी शामिल होते हैं। इन सबको साथ लेके एयर आगे चलती है, और जहाँ जहाँ जाएगी उसकी टेम्परेचर का असर पड़ता है। अक्सर आप गर्मी में बैठे हुए हो, बहुत गर्मी लग रही है, फिर कहते क्या 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 बढ़िया ठंडी हवा आई, मज़ा आ गया। ठंडी हवा का मतलब क्या है, ऐसी हवा आ रही है जिसका टेम्परेचर लो है, और निश्चित है ऐसी हवा थोड़ी सी डिसेंड करती हुई होगी। तो एयर टेम्परेचर से जिस रीजन में हवा बह रही है उसके टेम्परेचर से वहाँ पर उसके क्लाइमेट पर असर पड़ता है। पहले तो वेदर ही आता है, फिर क्लाइमेट आता है, तो आपको वेदर में चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे। अब एक डायग्राम और हम देख लेते हैं। ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं इसे समझा सकता हूँ पर यहाँ नहीं समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर इसको बल्कि आप ज़्यादा देखिए कि ये यहाँ पे प्रेशर बेल्ट्स बन रही हैं, क्योंकि हमने प्रेशर की बात की थी ना कि जो विंड सिस्टम है, विंड और प्रेशर इन दोनों का क्लाइमेट पर असर पड़ता है। तो यहाँ देखिए 7 बेल्ट्स बन रही हैं, 7 बेल्ट्स बन रही हैं। देखिए 1 2 3 4 5, और ऊपर एक 6 और नीचे एक 7। यहाँ पे साफ दिखाई देगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी 3 इधर 3 इधर और इधर इक्वेटोरियल लो। और इसमें 3 लो प्रेशर बेल्ट्स बन रही हैं, एक तो ये, दूसरी आपकी ये, और तीसरी आपकी ये। अब लो प्रेशर बेल्ट का मतलब ये है कि यहाँ से हवाएं उठेंगी, जब हवाएं उठेंगी तो निश्चित है कि कुछ क्लाउड फॉर्मेशन, कुछ रेन वगैरह देखने को मिलेगी। ऐसे यहाँ पे भी होगा और ऐसे ही यहाँ पे भी होगा। ये जो इलाके हैं ये हाई प्रेशर के हैं, ये ठीक है, ये हाई प्रेशर के हैं। हाई प्रेशर में क्या है कि हवा डिसेंड करती है, तो यहाँ पे ड्राई वेदर होने की संभावना है, जहाँ पे हवा डिसेंड कर रही है क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर नहीं होता। तो डिफरेंट प्रेशर बेल्ट्स का भी अपना अपना असर क्लाइमेट पर होता है कि वो जो रीजन है, वो प्लेस है, वो किस क्षेत्र में पड़ रही है। जैसे इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों जोन में पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स के चपेट में वो रहता है, और एक ऐसा इलाका है जहाँ पे मानसून विंड्स भी बहती हैं और रेन का कारण बनती हैं। बाकी जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन वगैरह है, सब जब मानसून को हम स्टडी करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे। और ये विंड देखिए, है ना, ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है तो इधर बह रही हैं, इधर लो प्रेशर है, इधर हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बह रही हैं। ये टिल्ट करती हैं कोरोलिसिस फोर्स की वजह से। ये सारी चीज़ें अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद अगला है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ये बहुत ही ईजी है समझना, डिस्टेंस फ्रॉम द सी किस प्रकार से असर डालता है। देखिए सी का एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है क्लाइमेट पर। अगर सी के पास कोई प्लेस है तो वहाँ पे माइल्ड टेम्परेचर देखने को मिलता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर जिसे हम कॉन्टिनेंटलिटी कहते हैं वो देखने को नहीं मिलता। यानी अगर सी है और सी के अगर आप कोई पास प्लेस है तो उस लैंड पार्ट है तो वहाँ पे माइल्ड टेम्परेचर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप बहुत इंटीरियर में चले गए हैं तो फिर आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने को मिलेगा। इसका इन्फ्लुएंस कम, यानी सी से जितनी ज़्यादा दूरी होती चली जाएगी उतना ही इसका इन्फ्लुएंस कम होता चला जाएगा। यानी ऐसा क्षेत्र, लैंड का ऐसा क्षेत्र जो सी से काफ़ी दूर है, वहाँ आपको कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट देखने को मिलेगी, मतलब एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, यानी डे और नाइट के टेम्परेचर में काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। पहले देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा गया। इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीजेज एंड द पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस वही, मतलब कॉन्ट्रास्ट काफ़ी देखने को मिलता है। अगर मान लीजिए दिन में 25 डिग्री तापमान है तो पता चला रात को 12 डिग्री हो गया, ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। पता चला दिन में 25 डिग्री तापमान है, रात को ज़्यादा 16 17 18 के पास है, तो रेंज जो है चेंजेस की कम रहती है ड्यू टू नियरनेस टू द सी। तो दिस कंडीशन इज नोन एज कॉन्टिनेंटलिटी। तो इसी को कहते हैं कॉन्टिनेंटलिटी। दैट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग समर्स एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। वैसे हम जहाँ रहते हैं तो सी तो नहीं नज़दीक है वहाँ पे, तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट हमें देखने को मिलती है, कॉन्टिनेंटलिटी देखने को मिलती है। लेकिन अब आप मुंबई में रह रहे होंगे, जैसे मैंने स्वेटर पहन के मैं बैठा हुआ हूँ, अब आप मुंबई में होंगे और चेन्नई में होंगे, या आप पेनिनसुलर पार्ट में समुद्र किनारे कहीं कहीं पे भी होंगे, तो वहाँ आपको स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही होगी। मतलब
क्लाइमेट मानसून टाइप क्लाइमेट मेरी भी है, आपकी भी है, एक ही देश के निवासी हैं, एक ही सीजन है, बट टेम्परेचर वेरिएशन देखने को मिल रहा है क्योंकि आप सी के नज़दीक हैं, मैं कॉन्टिनेंटल यानी कॉन्टिनेंटलिटी को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि दिन में टेम्परेचर अच्छा रहता है, रात को काफ़ी गिर जाता है, और आप जो है दिन में टेम्परेचर और रात के टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। ओशन करेंट्स, ये भी बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है, ओशन करेंट्स भी, ठीक है। अलॉन्ग विद ऑनशोर, वैसे ये जो मैं दोनों को एक इकट्ठा डायग्राम में आपको समझाऊंगा। अलॉन्ग विद ऑनशोर विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज। ऑनशोर का मतलब होता है कि समुद्र के किनारे का पार्ट, ठीक है। तो कोस्टल एरिया से क्लाइमेट को कोल्ड करेंट्स प्रभावित करती हैं। फॉर एग्जांपल, यानी कोस्टल एरिया विद वार्म और कोल्ड करेंट्स फ्लोइंग पास्ट इट विल बी वार्म्ड और कोल्ड इफ द विंड्स आर ऑनशोर। कहने का मतलब ये है कि ये सी है, ठीक है, और यहाँ पे कोल्ड करंट बह रही है, मतलब कोल्ड करंट बह रही है, तो आसपास का जो इलाका है वहाँ पे इसका असर पड़ेगा। ऑनशोर विंड्स जो हैं, जो हवाएं बह रही हैं, वो असर डालेंगी। और अगर ये वार्म करंट है ना, तो उसी प्रकार से हवाओं गर्म करेगी और यहाँ पर असर डालेगी। इसके लिए हम एक डायग्राम ले लेते हैं। वैसे तो ये लैंड ब्रिज सी ब्रिज का डायग्राम है, लेकिन इससे भी काफ़ी कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि अगर कोई समुद्र के पास के इलाके हैं, सी के पास के इलाके, मान लीजिए हम ले लेते हैं कि महाराष्ट्र में मुंबई है, ठीक है, तो अब होगा क्या कि नेचुरली जो लैंड पार्ट है और जो वाटर बॉडी है, ठीक है, तो इनका कूलिंग डिफरेंस होता है और हीटिंग डिफरेंस होता है। यानी डे टाइम में अगर सोलर रेडिएशन दोनों को मिल रहा है, मतलब दोनों को सोलर रेडिएशन मिल रहा है, सूर्य जो है इसको भी रोशनी दे रहा है, इसको भी रोशनी दे रहा है, लेकिन ये हीट होगा तो जल्दी हीट होगा, ठीक है, ये हीट होगा तो इसकी अपेक्षा लेट में हीट होगा। मतलब सेम टेम्परेचर यहाँ वाटर बॉडी का नहीं मिलेगा जो लैंड का टेम्परेचर है। यानी सी है तो डे टाइम में ये जल्दी गर्म होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एयर मास है वो ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ऊपर उठेगा तो नीचे लो प्रेशर बनेगा, स्पेस जो क्रिएट हो जाएगा वो लो प्रेशर जोन होगा। क्योंकि इसकी अपेक्षा यहाँ पर अभी पानी ठंडा है, मतलब इसकी अपेक्षा गर्म ये भी है, गर्म ये भी है, लेकिन टेम्परेचर में डिफरेंस है। टेम्परेचर में डिफरेंस हो गया तो प्रेशर में डिफरेंस बन जाता है। अब वो बहुत ही उल्टा, मतलब इन्वर्स रिलेशन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर मान लीजिए थोड़ा ही अंतर है, मान लीजिए इसका तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है और इसका तापमान लगभग 12 डिग्री सेल्सियस है, तो भी तो डिफरेंस बन गया ना। तो इस प्रेशर डिफरेंस के कारण यहाँ लो प्रेशर है, हाई प्रेशर है, तो यहाँ से हवा मूव करना शुरू करती है, जैसे ये मूव कर रही है, ठीक है, और मूव करेगी, यहाँ की हेयर राइज करेगी, यहाँ मूव करेगी, तो एक प्रकार से सर्किल बनेगा। तो दिन में यहाँ पे आपको गर्मी कम महसूस होगी, क्योंकि जब टेम्परेचर यहाँ राइज कर रहा है तो हवा राइज कर रही है तो मूव कर जा रही है, और इसकी जगह यहाँ की ठंडी ठंडी हवा के ले रही है, तो आपको गर्मी के दिनों में भी बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होने वाली नहीं है। अब पता चला धीरे धीरे शाम हो गई, रात का समय आ गया, तो अब सोलर रेडिएशन ना इसको मिल रहा है ना इसको मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से ये हीट जल्दी होता है, ठंडा भी जल्दी होता है लैंड पार्ट। वाटर बॉडी जो है वो हीट देर में होती है, ठंडी भी देर में होती है। तो पता चला कि 6-7 बज गए और 8 बज गए, तो यहाँ पर कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर अब हवाएं ठंडी हो चुकी हैं इसके ऊपर की, और ये चूँकि अभी भी गर्म है, इसकी अपेक्षा गर्म है, यानी यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा क्योंकि हवाएं ठंडी हैं और ठंडी हवाएं नीचे बैठती हैं, और चूँकि सी का वाटर अभी भी थोड़ा थोड़ा गर्म है, तो यहाँ पर जो हवा है वो गर्म है, ऊपर उठेगी। जब ये हवा ऊपर उठेगी तो ये हवा इसकी जगह लेने की कोशिश करेगी, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ऐसे मूव करेगी। जब ऐसे मूव करेगी तो ये हवाएं उठकर इधर को आएंगी। अब देखिए आप, रात के समय में यहाँ पर आपको कोल्ड महसूस होना चाहिए, कूल टेम्परेचर, लेकिन ये हवाएं जो गर्म हवाएं हैं वो यहाँ पर आएंगी, ये यहाँ जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो हवाएं गर्म यहाँ पे आएंगी, तो यहाँ पर रात को भी ठंडक की बजाय आपको वार्म एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा। तो दिन में इस सी की वजह से आपको ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होती, और रात में इस सी की वजह से आपको ज़्यादा ठंडी महसूस नहीं होती। और ये देखिए करंट्स हैं, जो लाल लाल वाली करंट्स हैं ये गर्म धाराएं हैं, मतलब ओशन में भी करंट्स चलती हैं, और जो नीली वाली हैं ये ठंडी धाराएं हैं। अब जैसे यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है गल्फ स्ट्रीम का, और यहाँ पे लेब्राडोर की धारा, ठीक है। तो अब यहाँ पर विंटर में जो ठंड पड़ रही होगी, तो जो कोस्टल इलाके हैं, देखिए जो कोल्ड स्ट्रीम्स और जो
हॉट स्ट्रीम, वो वार्म स्ट्रीम्स होती हैं, उनका असर ये होता है कि वो जो तटीय इलाके होते हैं वहाँ पर हवा को उसी हिसाब से वार्म और कोल्ड करती हैं। और आपको हमेशा याद रखना है कि जहाँ पे वार्म एयर होगी वो हमेशा ऊपर राइज करेगी, तो क्लाउड फॉर्मेशन होते हैं और प्रेसिपिटेशन हो सकता है। और जहाँ पर कोल्ड एयर होगी वो नीचे बैठेगी, डेंस होगी, और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होगा वो शाइनी होगा, कोई क्लाउड फॉर्मेशन इस तरह का वहाँ पे होने वाला नहीं है। तो इसलिए गल्फ स्ट्रीम आसपास का जो कोल्ड टेम्परेचर है उसे कम कर देती हैं, क्योंकि हवाएं यहाँ से इस तरफ को बहती हैं और एक वार्म एटमॉस्फेयर यहाँ पे देखने को मिलता है। अब जैसे लेब्राडोर की धारा जो है ठंडी धारा है, एक तो वैसे ही ये कोल्ड रीजन में पड़ रहा है और ये जो धाराएं हैं वो और कोल्ड कर देंगी। वैसे ये बताइए कि जो ये एक वार्म स्ट्रीम और एक कोल्ड स्ट्रीम दोनों आपस में मिलती हैं तो क्या होता है, वहाँ पे फॉग बनते हैं, कोहरा बन जाता है, फिशिंग काफ़ी सेंटर बन जाता है वो। अब आप इधर देखिए अलास्का है, और ये कोल्ड रीजन में काफ़ी ज़्यादा ना, बताइए इक्वेटर यहाँ पे है और कितने हायर लैटिट्यूड्स पे है, लेकिन यहाँ पे इस वार्म करंट की वजह से जो यहाँ जो दक्षिण का इलाका अलास्का का वो गर्म रहता है, इसलिए यहाँ पर बस्तियाँ, यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है। तो करंट्स भी, जो कोल्ड एंड वार्म करंट्स का भी असर उनके कोस्टल एरियाज़ पर पड़ता है, और पड़ेगा वही एयर, मेन चीज़ है एयर। एयर के टेम्परेचर से ही काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ये सारी चीज़ें अलग अलग से ट्यूटोरियल के लिए हैं, लेकिन आप क्लास 9 का ट्यूटोरियल है तो जितना ज़रूरी है उतना हम बता दे रहे हैं आपको। और देखें क्या दिया गया है, और यहाँ पे हाँ, रिलीफ का मतलब रिलीफ का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई सरफेस है तो उसके ऊपर जो भी उभार आपको दिखने को मिलता है हाइट्स पे, वो रिलीफ हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये पठार है या माउंटेन्स हैं, वो सब रिलीफ फीचर्स काम करेंगे। आपका जो फेस है उस फेस पर अब हाथ फेरिए तो आप देखेंगे कि जो आपकी नोज़ है वो उठी हुई है, तो आपके फेस का एक रिलीफ फीचर का काम कर रही है। इसके अलावा आप आसपास हाथ डालते हैं तो आपके जो चीक्स हैं वो भी हल्के हल्के उठे हुए रहते हैं, ठुड्डी आपकी धसी हुई रहती है, सारे रिलीफ फीचर्स हैं। इसी को देख के देखिए कार्टून बनाए जाते हैं, किसी के कार्टून बहुत अच्छे बनते हैं, उन्हें रिलीफ फीचर्स को देख कर बनाया जाता है। तो इनका भी क्लाइमेट पर अपना रोल है। ये तो बहुत ही ईजी है समझना। पता चला कि जो मैदानी इलाके हैं और जो पर्वतीय इलाके हैं, अभी आपने पढ़ा था कि अल्टीट्यूड से फ़र्क पड़ता है। अभी देखिए आप मैप में ढूंढिएगा कि जो आगरा है और जो दार्जिलिंग है, ठीक है, ये दोनों एक ही लैटिट्यूड पे हैं, लेकिन यहाँ के टेम्परेचर में काफ़ी अंतर है। अगर यहाँ पे 25 डिग्री होगा तो यहाँ पे 16 डिग्री होगा। एक मैं एवरेज बता रहा हूँ आपको। तो सेम लैटिट्यूड पे होने पे भी सेम टेम्परेचर देखने को मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि दार्जिलिंग हायर एल्टीट्यूड पे, पहाड़ों पे बसा हुआ है और आगरा मैदानों में बसा हुआ है। तो दार्जिलिंग को रिलीफ फीचर की वजह से, मतलब पर्वतीय इलाका है वो, तो इसलिए रिलीफ टू प्लेज ए मेजर रोल इन डिटर्मिनिंग द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। हाई माउंटेन्स एक्ट एज ए बैरियर फॉर कोल्ड और हॉट विंड। जैसे मान लीजिए हवाएं बह रही हैं ना, तो अगर माउंटेन पड़ जाता है तो वो क्या करते हैं, माउंटेन्स हवाओं को रोक लेते हैं, बैरियर का काम करते हैं, चाहे वो कोल्ड विंड्स हो चाहे वो हॉट विंड्स हो। यानी अगर वार्म एयर है उसके अंदर मॉइस्चर, क्योंकि वार्म एयर में मॉइस्चर ग्रहण करने की क्षमता होती है, कोल्ड एयर में नहीं होती है। तो वार्म एयर ऊपर राइज कर रही है, कंडेंसेशन जब मान लीजिए किसी बैरियर से टकरा जाती है माउंटेन से, तो वहीं पे वो प्रेसिपिटेशन शुरू कर देगी। रेन का एक कारण ये भी होता है। इसके अलावा आपने, जब हम पढ़ा रहे थे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, तो आपने देखा था कि जो हिमालय पर्वत की श्रृंखला है वो इधर से जो आने वाली जो सेंट्रल एशिया से ठंडी हवाएं हैं विंटर में, उन्हें रोकती है ये पर्वत श्रृंखलाएँ, जिसकी वजह से हमारा क्लाइमेट उतना एक्सट्रीम नहीं होता। तो ये रिलीफ फीचर्स हैं, हेल्प कर रहे हैं, और मानसून विंड्स को भी रोकने का काम करते हैं। तो पानी बरसता है खूब, उत्तर पूर्व में पहाड़ी इलाके हैं ना, इसी वजह से तो वहाँ पे काफ़ी चेरापूंजी वगैरह पानी बरसता है मौसम राम में। तो दे में आल्सो कॉज प्रेसिपिटेशन इफ दे आर हाई इनफ एंड लाई इन द पाथ ऑफ द रेन बियरिंग विंड्स। जो मैंने आपको बताया कि रेन बियरिंग विंड्स यानी कि उन हवाओं में जिनमें मॉइस्चर अच्छा खासा है, उनको रोककर पानी बरसा देते हैं। द लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन रिमेन्स रिलेटिवली ड्राई। तो मान लीजिए ये माउंटेन है और ये माउंटेन है, ठीक है, और हवाएं आ रही हैं, ये माउंटेन रोकेगा तो हवाएं ऊपर चढ़ेंगी और उसके बाद ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएंगी, और जो भी उनके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, कंडेंस हुए हैं, वो सीधा नीचे गिर के प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाएगा। तो ये पर्वत के इसी तरफ प्रेसिपिटेशन होगा, इस तरफ नहीं होगा। तो ये आपका लीवर्ड साइड हो गया, ये विंडवर्ड साइड हो गया, लीवर्ड ये अछूता रह जाता है, यहाँ पानी नहीं बरसता। हमारे यहाँ आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जो तमिलनाडु वगैरह है, इनमें
जब मानसून रेंस होती हैं तो इधर ज़्यादा करती हैं, क्योंकि इधर पे अब अच्छा खासा पहाड़ी इलाका है, टकरा के यहीं पे पानी बरसा देती हैं, यहाँ नहीं बरसता क्योंकि लीवर्ड साइड में पड़ता है। वो सारी चीज़ें हमने जो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में डिस्कस किया हुआ है। तो रिलीफ फीचर्स का भी अपना अपना असर होता है। अब देखिए राजस्थान में क्या है कि जो अरावली पर्वत हैं वो ऐसे हैं, ये रोकने का काम करते ही नहीं हैं। ये रेन वेयरिंग विंड से पैडल चली जाती हैं। अगर यही थोड़ा सा रोकने का काम करते तो यहाँ पे राजस्थान में अच्छा खासा पानी बरसता। इसके अलावा यहाँ दिया गया वाई मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स डिजर्ट्स आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन सब ट्रॉपिक्स। तो सब ट्रॉपिक्स के डिजर्ट्स की बात की गई है यहाँ पे। इसके लिए हम एक ले लेते हैं मैप। देखिए ये डायग्राम है और इसमें जो जी पीले कलर से आपको दिख रहे हैं ये सब यहाँ पे 11 मरुस्थल हॉट डिजर्ट्स आपको दिखाए गए हैं, जिसमें से सबसे बड़ा आपका 5 नंबर का ये सहारा है। इधर नाम लिखे गए हैं तो आप इनको पढ़ सकते हैं कौन कौन से हैं ये। तो यहाँ पर देखिए कि ये कॉन्टिनेंट है आपका दक्षिण अमेरिका, इसका वेस्टर्न पार्ट, इसका वेस्टर्न पार्ट, इसका वेस्टर्न पार्ट, इसका वेस्टर्न पार्ट। इंडिया में भी वेस्टर्न पार्ट में ही है, ऑस्ट्रेलिया में भी। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डिजर्ट ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट है, तो वेस्टर्न पार्ट में पड़ रहा है। मतलब किसी भी जगह का वेस्टर्न पार्ट आपको पता करना हो तो ऐसे प्लस बना लीजिए, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, तो वेस्टर्न पार्ट। तो ज़्यादातर वेस्टर्न पार्ट में सब ट्रॉपिकल डिजर्ट्स वेस्टर्न पार्ट में क्यों पाए जाते हैं? सब ट्रॉपिकल का मतलब ये है कि भाई मान लीजिए ये सब ट्रॉपिकल मतलब यही जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास, मतलब 30 डिग्री 40 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री इधर इनके बीच में पाए जाते हैं ट्रॉपिक्स में। तो ऐसा क्यों है, ये कारण पूछा गया है। देखिए एक कारण है तो मैं बाद में बताऊँगा, पहले मैं आपको बता दूँ कि जो ट्रेड विंड्स जो हमने प्रेशर बेल्ट्स देखी थी वो ट्रेड विंड्स इस तरह से बहती हैं और इस वजह से वो जब वेस्टर्न पार्ट तक पहुंचती हैं तब तक इनका मॉइस्चर ख़त्म हो चुका होता है, पानी नहीं बरसाती हैं। इसकी वजह से यहाँ पे डिजर्ट फॉर्मेशन देखने को मिलता है। लेकिन उससे भी एक बड़ा कारण इनका ये है कि यहाँ पर अक्सर कोल्ड धाराएं देखने को मिलती हैं। जैसे मैं डायग्राम लेके चलता हूँ नीचे, जो मैंने अभी आपको बताया था ये। अब देखिए यहाँ पर पेरू की कोल्ड धारा है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन धारा है। और जो यहाँ पे कालाहारी का डिजर्ट था तो यहाँ पे देखिए बेंगुला है, यहाँ पे कैनरी है। जितनी भी नीचे उतरती धाराएं हैं वो सब की सब कोल्ड धाराएं होती हैं। तो एक वजह ये भी है कि ये जो यहाँ पे डिफरेंट डिजर्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, कि सबसे बड़ा डिजर्ट तो सहारा ही है दुनिया में। अगर हम नॉन पोलर डिजर्ट की बात करें, वैसे तो अंटार्कटिका और आर्कटिक ये भी रीजन सबसे बड़े कोल्ड डिजर्ट के रूप में माने जाते हैं। तो ये कोल्ड धाराएं इनके आसपास हैं, इसकी वजह से यहाँ पर जो विंड्स हैं वो कोल्ड विंड्स होती हैं जो क्लियर स्काई रखती हैं। कोई मॉइस्चर होता भी है तो वो इस समुद्र में ही बरस जाता है। ऑन शोर आते आते वो बहुत ही ड्राई विंड्स रहती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होने देती हैं, कुछ इस तरह की एक्टिविटी नहीं होती है, तो ये डिजर्ट रह जाते हैं। तो ये इनका बहुत बड़ा रोल है। उसके अलावा ट्रेड विंड्स का अपना हाई है और यहाँ पर एक तो ये बहुत ही हाई प्रेशर जोन में भी पड़ते हैं। वो चीज़ें हो सकता है कि जब हम इंडियन क्लाइमेटिक फैक्टर्स को पढ़ें तो उसमें दिया गया होगा तो हम उसको स्टडी करेंगे कि ये जो 35 डिग्री का जो रीजन है, यहाँ पे 30 to 35 डिग्री का रीजन है, तो यहाँ पर हवाएं जो है ना वो डिसेंड करती हैं। इक्वेटर में तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में इस तरह से हैं, लेकिन यहाँ पे 30 से 35 डिग्री के बीच में एक हाई प्रेशर जोन बनता है। ये आपका तो इक्वेटोरियल रीजन, ये आपका लो प्रेशर का एरिया है। यहाँ पे हाई प्रेशर जोन बनता है, हवाएं डिसेंड करती हैं, कंप्रेस करती हैं, उनमें लो मॉइस्चर कंटेंट होता है। तो इस वजह से भी एक कारण है। मतलब द वन ऑफ द रीजन्स इज दैट इट राइज इन द हाई प्रेशर जोन, हाई प्रेशर बेल्ट जोन। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि ट्रेड विंड्स जो ब्लो करती हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ से और साउथ ईस्ट की तरफ से, तो वेस्टर्न मार्जिन तक पहुंचते पहुंचते अपना मॉइस्चर खो चुकी होती हैं। और तीसरा जो एक बहुत ही बड़ा कारण है वो ये है कि इन डिजर्ट्स के आसपास कोल्ड करेंट्स, ओशन करेंट्स बहती हैं, जिसकी वजह से जो इनके पास का जो इलाका है वो मॉइस्चर लेस रहता है। ठंडी हवाएं यहाँ पर क्लियर स्काई रखती हैं, प्रेसिपिटेशन नहीं होता है, ये भी एक कारण है। तो ये आपका चैप्टर का ये ट्यूटोरियल का ये पार्ट जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे था वो आपका पूरा होता है। इसके अलावा जो दूसरा है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट, तो देखिए यहाँ पे लैटिट्यूड अल्टीट्यूड हम दोबारा पढ़ेंगे, प्रेशर विंड सिस्टम दोबारा पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो कुछ होगा जेट स्ट्रीम वो सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक।
तो ये ट्यूटोरियल यहीं ख़त्म होता है। आप सीक्वेंस में ट्यूटोरियल को देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा, प्लस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कहाँ पर आपको क्या प्रॉब्लम है, तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो एंडिंग दिस ट्यूटोरियल हेयर। ओके, टाटा, बाय बाय।